महंगाई की अगर हम बात करें सर, तो महंगाई तो जो हरियाणा की 8.27% है। ऑल इंडिया की बात करें तो 6.88। टॉप स्टेट में तो हरियाणा है ही। देखिए, हरियाणा के बाद पंजाब आता है 7.34, फिर हिमाचल आता है 7. जानता नहीं थी जी। जो कह रहे थे कि हमारे समय में महंगाई दर कम थी और भाजपा की सरकार में ज्यादा, ये नेट पर मैंने निकाला है, आप इसको देश देख की सकते हो। उपभोक्ता महंगाई दर 2013 में 10.79%। ये उन्हीं के कह रहे हैं, मनमोहन सिंह सरकार की रिपोर्ट है। तो ये अपराध में नंबर 1 है। ये आपके हिसाब से कांग्रेस ने इसको निकाला है या जिसने भी इसको निकाला है कि एफआईआर के बेस निकाला है अपराध नंबर 1? हाँ, अब मैं फिर कह रहा हूं, हमने इतना सरल कर दिया 112 के माध्यम से, या वैसे भी कोई व्यक्ति कहता है कि जी मेरा मोबाइल गिर गया, जी मेरा मोबाइल कहीं छूट गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, ये इन सब की एफआईआर होगी। हाँ, सवाल आया 2022 में, भाजपा ने कहा कि आम किसान की आय दोगुना करेंगे सर। बिल्कुल हो गई क्या सर वो दोगुना? बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल हो गई। तथ्य के साथ दे देता हूं आपको। हर सिर पर छत होगी, भाजपा का ये कहना था कि गरीब को छत मिलेगी। बिल्कुल, वो मिल गई क्या सर? देखिए, अधिकांश मामलों में हमने काफी कुछ शर्त दिया है। एक हमारा डॉक्टर अंबेडकर नवनिर्माण योजना है, जिसमें जिनके पास पुराने घर भी हो गए 10 साल के, उनको हम 80,000 रुपए रिपेयर के लिए देते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा, एक उस जाति से होगा, एक उस जाति से होगा। जब वो इस टाइप की वोट चाह रहे हैं कि इस टाइप की वोट हमें मिल जाए, तो क्यों ना हमारे मुख्यमंत्री साहब भी इस बात को कहते हैं, भाई एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो हम भी दे देंगे। समस्या कहां अटकती है? देखिए, अंतर है। हुड्डा साहब जाति की राजनीति करते हैं और जाति की राजनीति में भी अपनी राजनीति को सर्वोच्च, जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और ऐसा कैसे कह सकते हैं? उदाहरण देता हूं। तो ऐसी कोई रिपोर्ट है कि भी इतने लोगों को हमने घर दे दिए? हाँ, ये फिगर मुझे याद नहीं आ रही, इसकी रिपोर्ट है। आपने कहा कि पंजाब स्केल पर हम आपको तनख्वाह भी देंगे, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के घोषणा पत्र में लिखा था कि पंजाब के अनुसार हम भत्ता देंगे, अपनी सैलरी देंगे। आपको क्या लगता है, जब इतने आरोप मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब पे हैं, क्या वो सच है? कहीं ना कहीं क्या वो दोषी हैं किसी टेक्निकल मामले या प्लाट आवंटन मामले में या और बहुत सारे वाड्रा डील मामले में? आपको क्या लगता है वो दोषी हैं या नहीं? देखिए, दोषी कौन है या नहीं है, ये तो माननीय न्यायालय तय करता है। प्राथमिक दृष्टया में आपको क्या लगता है? प्राथमिक दृष्टया से मुझे कुछ मामलों में बिल्कुल लगता है। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में मुझे लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ। जब आपकी सरकार है, आपको पता है वो दोषी हैं, आपको ऐसा लगता है, तो ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, जिसको चाहे मर्जी संजय सिंह को आप अंदर कर देते हो, तो हुड्डा साहब पे इतनी नरमी आपका बरतने का मतलब क्या? क्या वो अमित शाह के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, इसलिए आप स्टैंड बाय पे हैं कि नहीं इलेक्शन टाइम में देखेंगे, जिस तरीके से हम उनको चलाना चाहें उस तरीके से चलाएंगे? नहीं, ऐसे अंदर नहीं डालेंगे। आपने ये बताकर मेरे ऊपर लगने वाले अनेकों आरोपों को आपने बता दिया कि हम ऐसे नहीं है जो हम पे लगते हैं। हो गया? ओके। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई, हरियाणा में आज सबसे बड़ी खबर थी कि मुख्यमंत्री साहब हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हरियाणा में 9 साल भाजपा ने पूरे कर लिए हैं, उनकी उपलब्धियां गिनाने खातर। डेफिनेटली हमारे मुख्यमंत्री साहब तो उपलब्धियां ही गिनाएंगे, कोई डीमेरिट्स तो गिनाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, डीमेरिट्स को लेकर कुछ मेरे पास सवाल है। हमारे मुख्यमंत्री साहब के ओएसडी श्री जवाहर यादव जी आज हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। सर मेरे पास कुछ कड़वे नहीं, बहुत ज्यादा कड़वे सवाल हैं। आपके हर कड़वे सवालों का, बहुत ज्यादा कड़वे सवालों का भी हम स्वागत करते हैं। जी सर। सर मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया है और बहुत सारी बातें आपने करवाई। हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग आपके माध्यम से हुई और बहुत सारी चीजों की आप एक मुख्य कड़ी हैं हमारे लिए, और आपसे शायद बेस्ट कोई जवाब दे भी नहीं सकता। प्रयास करूंगा जी। 3 सवाल जो इकट्ठे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध में नंबर 1 हरियाणा है।
अगर मैं बात करूं बेरोजगारी की, हरियाणा के अंदर 2.8% बेरोजगारी 2014 में होती थी कांग्रेस टाइम में, लेकिन आज सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से 30% बेरोजगारी दर है, और मोदी साहब की जो एनएसओ है उसमें 9% बेरोजगारी दर है। तो नंबर 1 हरियाणा सर। ये जो आपने कहा कि हमसे पहले की सरकार में 2.8 थी, जी, आपके इसके सूत्र क्या है जिसको आप पुष्टि कर रहे हो? किसी का आरोप है या आपने सारी रिसर्च कर ली और आप कह रहे हो 2.8 थी? 2.8 मैंने जब कुछ कांग्रेसियों से बात की, भाई उन्होंने कहा कि अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। तो मैंने पूछा कि जो आप बेरोजगारी की बात करें तो आपके टाइम में कितनी थी? तो उन्होंने बताया हमारे टाइम में 2.8 थी। ऐसे है, इनसे बड़ा झूठा कांग्रेसियों से बड़े कोई झूठे आदमी नहीं है। 2.8 अगर वहां बेरोजगारी दर थी जी, तो बताए ना कितनी नौकरी लगी? उनके 10 साल के कार्यकाल में 65,000 सरकारी नौकरियां लगी। 2 कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद वो कहते हैं, और हम 1 लाख आज की डेट में 16,000 नौकरियां लगा चुके। इनकी 1900 हुड्डा साहब को छोड़ 2005 से लेके 2009 तक इनके सरकार में 18,020 लोग लगे, जी, और 2009 से लेके 14 तक 44,302 लोग इनकी सरकार में नौकरी लगे। टोटल ये आंकड़ा है 62,322 लोग इनके 10 साल के कार्यकाल में नौकरी लगे। जी, हमारे कार्यकाल में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के कार्यकाल में 1,16,000 लोगों को सरकारी रोजगार मिल चुका। आज मुख्यमंत्री ने बताया कि जो 18,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, जिसमें छोटे थे, बड़े उद्योग नहीं, छोटे छोटे जो उद्योग थे, उसमें भी 12.5 लाख लोगों को रोजगार मिला। उसमें भी मैं, जिसमें बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, छोटी इंडस्ट्री, किसी ने 10 लाख का लोन लेके लगाया, किसी ने 1 करोड़ का, किसी ने 2 करोड़ का, कोई 20, 50, 100 करोड़ तक के ऐसे जो इन्वेस्टमेंट हुई, उसके कारण 12 लाख से 12.5 लाख के आसपास मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस वार्ता में उस आंकड़े को सबके समक्ष रखा। दूसरा, जिस संस्था का ये आरोप लगाते हैं सीएमआई जो आप बोल रहे हैं, जी, 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 30%। हाँ, ये मिस्टर शाह है। मिस्टर शाह इसके ओनर है। जी, और मिस्टर शाह कौन है? जब कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र बना था, चुनावी घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र को बनाने वाले अनेकों सदस्य में से एक सदस्य वो भी थे। यानी कि ये जो है, ये कांग्रेस का मुख्य पत्र है, जिसको आप माने। और मजेदार है, इसके मैं आंकड़े लेके आया हूं, जिसको ये कहते हैं, वो ये कहते हैं हरियाणा में 15 साल से 19 साल के बीच में 57% लोग बेरोजगार हैं। 15 साल से लेके 19 साल तक। मुझे फक्र होगा अगर ये 100 लोग बेरोजगार होते। सर, हरियाणा सक्षम राज्य है। 15 साल के बच्चे को हम अपने को पढ़ाएंगे, स्कूली शिक्षा पूरी कराएंगे या कॉलेज की शिक्षा पूरी कराएंगे। वो ये कहते हैं 15 से लेके 19 साल तक 57% लोग बेरोजगार है। मैं तो कहता हूं ये 100% भी होते तो मुझे खुशी होती। मेरा जो बच्चा है, अब आप अपने बच्चे को 15 साल में कहीं ठेले पे काम कराना पसंद करेंगे? क्या करेगा 15 साल का बच्चा? पढ़ाई करेगा, स्कूल में +2 करेगा जी। तो वो रोजगार नहीं मिलेगा ना। नहीं। वो ये आपका आंकड़ा रहा। 15 से 19 वर्ष में वो कह रहे हैं कि 57% बेरोजगार है। और मजेदार चीज सुनिए जी सर, जब कमाने की एज आती है 25 साल, जी, 25 साल में वो कहते हैं 12.9 यानी कि 13% लोग बेरोजगार है। और मजेदार आती है, जब ये एज हो जाते हैं 30 साल, तो वो कहते हैं कि केवल 100 में से 2 लोग बेरोजगार है। 30 साल की उम्र में 100 में से केवल 2 लोग बेरोजगार है, ऐसा यही कहती है। जबकि हम ना इसके 57% वाले से सहमत है और ना इसके 2% वाले से सहमत है। और अगर ये इस आंकड़ा ये है कि 30 वर्ष की उम्र होने पर केवल 2% बेरोजगार है, तो इससे बड़ी आदर्श व्यवस्था कहीं नहीं हो सकती, विश्व के किसी कोने में नहीं हो सकती। और ये अगर 35 पे जाते हैं तब ये कहते हैं कि केवल 1.2 यानी कि एक व्यक्ति बेरोजगार है। तो ये इनके आंकड़े हैं। केवल ये आंकड़े जो काम करते हैं, ये काम करते हैं बिहार में, जहां आदमी बच्चे से काम नहीं कराना चाहता, पढ़ाना नहीं चाहता। छत्तीसगढ़ में होता है, ये केरल में होता है, जहां उनको लगता है कि भाई चलो ठीक है, 15 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, इसको कहीं लगा दीजिए। तो ये स्थिति हमारी नहीं है। तो ये तो हुड्डा साहब के मुंह पर तमाचा है कि हम कितने अच्छे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने के समय पढ़ाई करते हैं। और रोजगार मैंने बता ही दिया, हमने 1,16,000 नौकरी दी, उनकी मैंने आपको काउंट करके बता दी, 2 सालों से हाँ वो नौकरियां बता दी है। तो हुड्डा साहब केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। दूसरा,
आप दूसरा सवाल आता है दूसरा नहीं, मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। इसमें दूसरा पहलू ये है, जी आप पत्रकार हैं जी आप हमारी सरकार में जो लोग नौकरी लगे उनकी पृष्ठभूमि जान लीजिए, उनकी कास्ट भी देख लीजिए, उनकी गरीबी भी देख लीजिए और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी देख लीजिए। क्या ये वो लोग हैं जो कहीं भी पैसे से देकर या पॉलिटिकल माध्यम से कहीं नौकरी ले सकते हैं? हमारी सरकार में मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी का कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, योग्य है तो उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, या कांग्रेस का है या इन्हें लोग का है। जो योग्य है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। परंतु मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भाजपा को छोड़कर जब जिसकी राजनीतिक पार्टी की सरकार आती है उन नेताओं के बच्चे अचानक ही इंटेलिजेंट क्यों हो जाते हैं? चौटाला साहब के समय में चौटाला की राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चे नौकरी लगे, हुड्डा साहब की सरकार में लगे। पुलिस की इंस्पेक्टरों की लिस्ट आपने देखी हुई है, एचएएस अधिकारियों की लिस्ट देखी हुई है। हमारी सरकार में बताइए ना कितने भाजपा के विधायकों के किस किस बच्चों के कितने लोग नौकरी लगे? तो ये युवा का अपमान है। हुड्डा साहब हरियाणा के युवाओं का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि हमारे यहाँ नौकरियों में भ्रष्टाचार होता है। चलो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। बेरोजगारी दर में 15 से 19 साल का बच्चा वो बाल मजदूरी में हो जाता है 18 साल तक। तो वो चलो खैर पढ़ने के वो रेशो उन्होंने लगा रखे। खैर महंगाई की अगर हम बात करें सर, तो महंगाई तो जो हरियाणा की 8.27% है। ऑल इंडिया की बात करें तो 6.88। टॉप स्टेट में तो हरियाणा है ही। देखिए हरियाणा के बाद पंजाब आता है 7.34, फिर हिमाचल आता है उसको जानता नहीं थी जी। जो कह रहे थे कि हमारे समय में महंगाई दर कम थी और भाजपा की सरकार में ज्यादा, ये नेट पर मैंने निकाला है, आप इसको देख सकते हो। उपभोक्ता महंगाई दर 2013 में 10.79%। ये उन्हीं के कह रहे हैं, मनमोहन सिंह सरकार की रिपोर्ट है जो खुद 11.25 की महंगाई दर को ले रहे थे जी। और वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि कारण क्या है? कांग्रेस को भी हमसे अपेक्षा है कि इस देश में बेहतर कौन कर सकता है, तो उनका क्वेश्चन हमसे पूछना लाजमी है। वो कहते हैं यार ये तो मोदी जी हैं, ये तो भाजपा की सरकार है, यही देश का उद्धार करते हैं, इसलिए वो बार बार हम पे वो लगते हैं कि आप कर दो, हमसे तो होगा नहीं। तो इसलिए हम उसको 13 से वो आपके आंकड़े निकालते हैं, आप उनके आंकड़े निकाल लाते हो सर। मैं आंकड़े की बात में तो कह रहा हूं, इसलिए हमने महंगाई दर घटी या नहीं घटी। आप कह रहे हैं 8% है, मैंने उस पर रिसर्च नहीं की, मैं नहीं मानता। उनकी 11.25 ये मैंने आपको दिखा दी। तो उनकी उम्मीदें हमसे ही हैं कि देश के लिए अच्छा यही कर सकते हैं। और महंगाई दर जी महंगाई की आपने बात की, अब मैं इस पे तो कहूं ही क्या। अपराध में नंबर 1 हरियाणा, अपराध में नंबर 1 हरियाणा। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है, सामाजिक प्रगति सूचकांक, ऐसे अपराध में नंबर 1 हरियाणा नहीं है। टॉप 5 में 10 में तो है नहीं, मैं बताता हूं जी। हरियाणा पुलिस संवेदनशील हो गई है, हरियाणा के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं। मुझे पता है कि पुरानी सरकारों में यमुनानगर के लोग एक बार मिले, वो मुझे उन्होंने, ये मेरा वास्तव में बताया है, ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा का भी बात नहीं, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं जी। उन्होंने मुझे कहा जी कि जाति देखकर एफआईआर होती थी जी, ये उन्होंने कहा। ठीक है। और आदमी किसी समूह विशेष के लोग तो तड़पते रहते थे, उनके साथ अन्याय भी होता था, पहले बाहर पिटते थे फिर थाने में जाके पिटते थे जी। तो ये चीज थी। हमने ट्रांसमिट आरोप आते हो, आज बात ये करते हैं कि कितने केसों में सजा हुई, अपराध तो हुआ है। अगर माननीय न्यायालय ने किसी को बाइज्जत बरी कर दिया तो इसका मतलब वो अपराध नहीं था। मान लीजिए किसी ने रेप का आरोप लगा जी, माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं ये रेप नहीं हुआ, तो अपराध नहीं हुआ, तो उसने उस रेप को ही झूठा घोषित कर दिया, तो वो क्या इसमें जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? तो आपके कितने मामले में माननीय न्यायालय ने अपराध में सजा दी, तो उससे ध्यान में आएगा कि हाँ कुछ चीजें होती है, जैसे मर्डर है, मर्डर हो गया, उसमें आरोप लगा कि ए ने मर्डर कर दिया और माननीय न्यायालय ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया कि ए वाला नहीं है, और जो अवास्तविक अपराधी था वो पकड़ा नहीं गया, पर मर्डर हुआ ये सच में एक अपराध है। ऐसे विषय अलग हैं, परंतु जितने विषय हैं, थप्पड़ मारने का जी, किसी ने कहा जी मुझ पे उत्पीड़न का मामला लगा, SC/ST एक्ट लगा, ये लगा, उन सब जो ऐसे विषय हैं, या मेरा अपमान किया इसने, मुझे गाली दी, ये सब विषय वो है जब न्यायालय इस पर अपना निर्णय दे देता है, उसके बाद पता चलता है कि ये अपराध हुए या नहीं है।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी। ये किसी भी अपराध की पुष्टि नहीं करता है। तो ये अपराध में नंबर 1 है, ये आपके हिसाब से कांग्रेस ने इसको निकाला है या जिसने भी इसको निकाला है कि एफआईआर के बेस निकाला है अपराध नंबर 1? हाँ, अब मैं फिर कह रहा हूं, हमने इतना सरल कर दिया 112 के माध्यम से, या वैसे भी कोई व्यक्ति कहता है कि जी मेरा मोबाइल गिर गया, जी, मेरा मोबाइल कहीं छूट गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, ये इन सब की एफआईआर होगी। हाँ, एफआईआर से आंकड़े होंगे, सिम गुम हो गया तो भी, सिम गुम हो गया होंगे आपके छोटे छोटे कई जगह, तो इसके मान लीजिए सिम भी आपका लगा, आपने वही सिम नंबर चाहिए तो उसके लिए भी आपको थाने जाना होता है। उसकी मुझे लगता है कि उसकी एफआईआर है नहीं है, परंतु मेरा मोबाइल गुम हो गया, मोबाइल की तो है, श्योर है, एफआईआर है जी। तो ऐसे मामलों के कारण हमारा रेशो बढ़ा होगा। वास्तविकता में अपराध कम हुए हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, जिसमें मर्डर आते हैं, जिसमें वास्तविक रेप आते हैं, जिसमें लूटमार आती है, डकैती आती है, जो गंभीर अपराध माने जाते हैं, उसमें हमारा रेशो घटा है। लेकिन आपका कहने का मतलब यह है कि एफआईआर हर बात पे लॉन्च की जा रही है। अब तो आप मेल करते हैं, जी। अगर आप गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर को मेल करते हैं तो उस पर बैठे बैठे ही भी एफआईआर हो जाती है। ये एक आम आदमी का राइट दिया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। हाँ, ये ठीक है सर। अच्छा, एक सवाल आया 2022 में, भाजपा ने कहा कि आम किसान की आय दोगुना करेंगे सर। बिल्कुल हो गई क्या सर वो हाँ, दोगुना? बिल्कुल हो गई सर, बिल्कुल हो गई। तथ्य के साथ दे देता हूं आपको, और उसका विषय हमारी जो पर व्यक्ति आय है जी, वो हमारी डबल से भी ज्यादा हो गई। उसको मैं लेके आता हूं, अभी ये कहीं होगा, मैं आपको वास्तविक आंकड़े ही बता देता हूं। उनके समय में कितने थी, उनकी 1 लाख से नीचे की आय थी, और हम उन्हें 3 लाख के आसपास अपनी आय को ले गए हैं। हरियाणा की एक मतलब कांग्रेस टाइम में 1 लाख से नीचे 96,000 के आसपास, मुझे जो ध्यान आ रहा है 96,000 के आसपास थी। और आज हमारी कैपिटल इनकम, पर व्यक्ति कैपिटल इनकम है लगभग 2.25 लाख चली गई है। तो प्रति व्यक्ति आय में हम 2,96,685 है हमारी प्रति व्यक्ति आय, 2,96,685। हाँ, और इनकी समय में 1 लाख से नीचे थी, तो हम तो दुगने से ज्यादा हो गए। हरियाणा में किसान बसता है ना, लगभग 3 गुना हो गया सर ये तो। हम हरियाणा में किसान बसता है ना जी, और प्रति व्यक्ति कैपिटल आय निकाली है, तो कहीं ना कहीं किसानों की भी आय बढ़ी है, तभी ये प्रति व्यक्ति कैपिटल आय बढ़ी है। तो हम अपने उद्देश्य में कामयाब हुए हैं, इसलिए उनके पास तथ्य नहीं है, वो तो आरोप लगाने के लिए आरोप लगाते हैं, पर कभी भी तथ्यों पे बात नहीं करते, भाग जाते हैं। हर सिर पर छत होगी, भाजपा का ये कहना था कि गरीब को छत मिलेगी, बिल्कुल, वो मिल गई क्या सर? देखिए, अधिकांश मामलों में हमने काफी कुछ शर्त दी है। एक हमारा डॉक्टर अंबेडकर नवनिर्माण योजना है, जिसमें जिनके पास पुराने घर भी हो गए 10 साल के, उनको हम 80,000 रुपए रिपेयर के लिए देते हैं। तो जिनकी झुग्गी झुपड़ियां थी, ठीक से घर नहीं थे, उनको वो पैसा दिया गया है। दूसरा, शहरों में और नगर में, इस पे हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है वो फ्लैट दिए गए हैं। अब दोबारा से एक हमारा पोर्टल खुला हुआ है अभी, जिनकी भी आय 1,80,000 से नीचे है, वो आज पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराए। अगर वो महानगर है, निगर है, मतलब मान लीजिए फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, सोनीपत है, ऐसे जो बड़े जिले हैं, पानीपत है, पंचकुला है, यहाँ पर हम फ्लैट देंगे, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हम प्लॉट देंगे। जींद, रोहतक, सोनीपत किस में? ये प्लॉट वाली श्रेणी में आएगा। अगर वो गांव का व्यक्ति होगा तो प्लॉट देंगे, शहर का, इस पर हम काम कर रहे हैं। 1,80 से अगर नीचे कहता हूँ, 1,80 से नीचे की आय उसकी है तो उसको देंगे। कांग्रेस के समय में ये तो शायद 1,20,000 से नीचे वालों पे नियम लागू होता था। मुख्यमंत्री ने कहा अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले, इसके नाते उन्होंने इस सीमा को 1,80 तक लेकर गए हैं। तो ऐसी कोई रिपोर्ट है कि भी इतने लोगों को हमने घर दे दिए? हाँ, ये फिगर मुझे याद नहीं आ रही, इसकी रिपोर्ट है रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट है। तो मैं व्हाट्सएप से आपकी निश्चित रूप से मुझसे ले सकते हैं जी, तो कि मैं वीडियो में इसको ऐड कर लूंगा। भाई, आपने कहा कि पंजाब स्केल पर हम आपको तनख्वाह भी देंगे, ऐसा कुछ हुआ? देखिए,
भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के घोषणा पत्र में लिखा था कि पंजाब के अनुसार हम भत्ता देंगे, अपनी जी। सैलरी देंगे। जी। उसमें जब हम उस तक बढ़े तो उसमें विरोधाभास हो गया कर्मचारियों में। एक पी राघवेंद्र राव जी की एक कमेटी बनी थी जिन्होंने ये तब तय करना था, तो अन्य को कर्मचारियों ने ये कहा कि ये लागू करते हैं तो हमें नुकसान होगा, जिसमें हरियाणा पुलिस भी था जिसका बड़ा नंबर था। तो कर्मचारी ही आपस में उसमें एक मत नहीं हुए, तो हमने तो उनसे ज्यादा तनख्वाहें हम आज भी दे रहे हैं। इसको आप ये नहीं कहेंगे पंजाब के। और दूसरा, पंजाब ने आज तक 7वां वेतन आयोग लागू नहीं किया पंजाब में। जी। हाँ, हम उसको लागू कर चुके 2016 से। ओके, मेरे मेन सवाल तो सर यही थे, लेकिन अब राजनीतिक अगर आपसे बात करूं, ये तो आरोप थे आपके ऊपर। अगर मैं राजनीति बात करूं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा, एक उस जाति से होगा, एक उस जाति से होगा। जब वो इस टाइप की वोट चाह रहे हैं कि इस टाइप की वोट हमें मिल जाए, तो क्यों ना हमारे मुख्यमंत्री साहब भी इस बात को कहते हैं भाई एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो हम भी दे देंगे। समस्या कहां अटकती है? देखिए, अंतर है। हुड्डा साहब जाति की राजनीति करते हैं और जाति की राजनीति में भी अपनी राजनीति को सर्वोच्च, जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और ऐसा कैसे कह मैं सकते हैं? उदाहरण देता हूं, जी। जी। उन्होंने जब ये कहा कि भाई ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा और सामान्य वर्ग का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री होगा, तो उन्होंने ये जो 80% लोग हैं उनको ये कह दिया कि आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इससे बड़ा अपमान किसी जाति का हो सकता है? फिर मैंने इनसे ये भी पूछा था, जब हमारे जो हरियाणा के पहले ब्राह्मण मुख्यमंत्री थे उनको चंद दिनों में हटा दिया गया और उस समय प्रोफेसर शेर सिंह उनको हटाने का अभियान चल रहे थे, तब चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा किस मुहिम के साथ खड़े थे? अच्छा, ऐसा कुछ था? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी। जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री को एक ही बने थे, पहले बने थे, 6 महीने पूरे नहीं कर पाए थे, उनको हटाने में प्रोफेसर शेर सिंह ने अभियान चला रखा था। उस समय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा किसका साथ दे रहे थे? इतिहास में जाके पढ़ लेना चाहिए। आपके कर्म तो ये है, और बात करते हैं आप मुख्यमंत्री ब्राह्मण को बनाने के। फिर दूसरा, क्यों नहीं ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकता? क्यों नहीं पिछड़ा, यादव, कुमार, लोहार, सुनार, अपने सैनी, ये लोग मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? क्यों दलितों की जितनी जातियां हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो चाहे अन्य जातियां हो, वो क्यों नहीं बन सकते? या सामान्य वर्ग, उसमें इस्तेमाल किया पंजाबी, राजपूत, सिख, मुस्लिम, ये क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? आप जाति की राजनीति कर रहे हो और आपने बड़े समझदारी से कहा, उन्होंने कह दिया कि 80% ये लोग ये मुख्यमंत्री बनने के लिए डिजर्व ही नहीं करते। एक तरफ मुख्यमंत्री, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, यही कहा ना, जब उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री होंगे। अब देखिए, जब इन्होंने ये कहा, मैंने इनके खिलाफ एक लेख लिखा। ये उन्होंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं। नहीं, मैं बताऊं क्या? जी, अब उसको देखो क्या। जी। जब उन्होंने कहा कि, तो मैंने इसके ऊपर एक लेख लिखा। जी। इनकी पार्टी में विद्रोह शुरू हो गया, हरियाणा के सामान्य लोगों में विद्रोह शुरू हो गया कि ये कौन तय करने वाले होते हैं कि इस जाति का मुख्यमंत्री क्या नहीं बनेगा। फिर उनको कहना पड़ा, अगर जाट भी मुख्यमंत्री नहीं बना तो फिर वो उप मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि वो चाह रहे थे कि जाट तो बनेगा ही मुख्यमंत्री, बाकी सब उप मुख्यमंत्री बनेगा। फिर उन्होंने स्टेटमेंट क्यों दी? अगर उनके मन में ये नहीं था जो मैं कह रहा हूं जी, तो फिर उनको ये नहीं बना, तो फिर ये क्यों कहा? या जिस समय वो कह रहे थे कि ये जातियां डिप्टी सीएम बनेगी, तो फिर कौन सी जाति उनके दिमाग में थी जो सीएम बनेगी? उसका उत्तर दे दीजिए। वो अपमानित कर रहे हैं हमें। जितना वो हमें अपमानित करते हैं उतना ठीक है, हमारा समाज दबा कुचला समाज होगा, वो उनकी तरह शोर नहीं मचाता होगा, पर हरियाणा में अब वो दिन चले गए कि आप हमें पीटेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे। हम प्रतिकार करेंगे। और जब प्रतिकार का परिणाम ये हुआ कि 80% लोगों ने एक उसमें कहा कि कैसे हम मुख्यमंत्री नहीं बचते, तभी उन्होंने अपना वक्तव्य में संशोधन करना पड़ा। और यही उनकी जो जाति की राजनीति करने की वो सोच रहे थे, उसी दिन उसकी हार हो गई। और अपने जाति के मक्कर जाल में जो हमें बांटने का प्रयास करे थे, उसमें खुद जाके हुड्डा साहब फंस गए और ये इनके गले की हड्डी बन गई है। 2024 में केवल इस बयान के आधार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता से कहीं दूर चले जाएंगे, कांग्रेस भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, क्योंकि ये अपमान होता है, आदमी इस पे बोलता नहीं है।
पर जो उसे पता है कब उसने अपना मत का प्रयोग करना है। आपको क्या अधिकार है कि आप कह सकते हो कि एक यादव सीएम बनने योग्य नहीं है? तो मुझे लगता है इंतजार कीजिए, आप 2024 का परिणाम नजर आएंगे। जी। आपको क्या लगता है जब इतने आरोप मुख्यमंत्री साहब, पूर्व मुख्यमंत्री साहब पे हैं, क्या वो सच है? कहीं ना कहीं क्या वो दोषी हैं किसी टेक्निकल मामले या प्लाट आवंटन मामले में या और बहुत सारे वाड्रा डील मामले में? आपको क्या लगता है वो दोषी हैं या नहीं? देखिए, दोषी कौन है या नहीं है ये तो माननीय न्यायालय तय करता है। प्राथमिक दृष्टया में आपको क्या लगता है? प्राथमिक दृष्टया से मुझे कुछ मामलों में बिल्कुल लगता है। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में मुझे लगता है कि नियमों का उल्लंघन हुआ। उसमें लिखा जाता है कि भाई जो रॉबर्ट वाड्रा है इसमें डायरेक्टर का फाइनेंशियल स्टेटस देखना होता है, तो वहां लिख दिया जाता है कि ये रॉबर्ट वाड्रा है, ये इनका फाइनेंशियल स्टेटस है। कमाल है, ये इन्होंने लिखा हुआ है, फाइल पे लिखा हुआ है। ऐसे ही वहां उनको लाइसेंस नहीं मिल सकता था, तो वो एरिया ग्रीन बेल्ट का एरिया भी वहां ऐड कर लिया गया जिससे इनको कहां लाइसेंस मिले। ऐसे ही जो आवंटन, प्लॉट आवंटन मामला है उसमें 13 प्लॉट थे, वो 13 के 13 में एक जज, एमएलए, उनके ओएसडी और एक आधा आईएएस, केवल इन लोगों को प्लॉट मिले। सर हजारों लेटर आए होंगे, जितने लेटर आए उन्होंने, अगर 13 प्लॉट थे उन्होंने 13 ही एप्लीकेशन को वैलिड माना। 14 भी होती तो आपको ड्रॉ में जाना पड़ता। उन्होंने सैकड़ों एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, केवल 13 को ही योग्य माना जिससे आप ड्रॉ नहीं कर सको। और यहां तक हुआ, जो मुझे तथ्य पता है, कि किसी ने रोहतक की एप्लीकेशन लगाई थी, उसको भी शिफ्ट कर दिया गया पंचकुला। और एक बार जब आपका विज्ञापन आ जाता है तब आप टर्म्स कंडीशन नहीं बदल सकते। ये उन्होंने बदला है। तो जितना मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं उसके कारण मेरी जो समझ कहती है, मेरे हिसाब से वो अपराध हुआ है। पर माननीय न्यायालय जब निर्णय करेगा तब समझ में आएगी चीजें कि क्या है क्या नहीं। जब आपकी सरकार है, आपको पता है वो दोषी हैं, आपको ऐसा लगता है, तो ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, जिसको चाहे मर्जी संजय सिंह को आप अंदर कर देते हो, तो हुड्डा साहब पे इतनी नरमी आपका बरतने का मतलब क्या? क्या वो अमित शाह के मित्र हैं, मोदी जी के मित्र हैं, इसलिए आप स्टैंड बाय पे हैं कि नहीं इलेक्शन टाइम में देखेंगे जिस तरीके से हम उनको चलाना चाहें उस तरीके से चलाएंगे? नहीं, ऐसे अंदर नहीं डालेंगे? आपने ये बताकर मेरे ऊपर लगने वाले अनेकों आरोपों को आपने बता दिया कि हम ऐसे नहीं है जो हम पे लगते हैं। कांग्रेस के समय में जरूर माननीय न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई तोता है। हम ये मानते हैं कि वो स्वतंत्र एजेंसी है। उनको अगर संजय सिंह का कहीं आया तो उनको पकड़ लिया, अभी जिस दिन हुड्डा सिंह का आएगा पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे। यानी कि हमारा दबाव तो नहीं है, ये तो ध्यान में आ गया कि हमारे समय में इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां दबाव में नहीं रहती है। जो अपराध आप अपने तरीके से चलाना चाह रहे हो शायद हुड्डा साहब को, भाई जिस तरीके से हमें हुड्डा साहब फायदा देंगे हम उस तरीके से चलाएंगे, अंदर ठोकने की राजनीति तो हम नहीं करेंगे। कभी इमोशनल वोट उनको मिले। मेरा कहना है कि हुड्डा साहब, कई बार जिंदा हाथी महंगा नहीं होता, मरा हाथी ज्यादा महंगा होता है। हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण तो मोदी जी और मनोहर जी है, जो दोबारा हम 2024 में केंद्र में भी आएंगे और प्रदेश में भी आएंगे। परंतु जैसे मैं कहता हूं कि केंद्र के संदर्भ में राहुल गांधी भी हमें जीतने में मदद करते हैं मोदी जी को, ऐसे ही हुड्डा साहब का भी कांग्रेस में रहना हमें मदद करेगा। तब आएगा ना ध्यान में कि इन्होंने 80% जनता का अपमान किया था और ये कह दिया था ये मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। वो तो कोर्ट में मामला जीत चुके जी, वो तो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, सावरकर नहीं हूं मैं, राहुल गांधी जी कहते हैं। सर स्ट्रांगली अब की बार तो रहे वो, जब उन्होंने पद यात्रा की उसके बाद तो उनकी इमेज बदली है। उनके परिवार में पंडित नेहरू ने कितनी बार माफी मांगी, मोतीलाल नेहरू ने पत्र लिखे, वो सब पब्लिक डोमेन में, उनको जाके नेट पे सर्च कीजिए। वीर सावरकर जिनको 2-2 काले पानी की सजा हुई, एक तरफ वो व्यक्ति है जिसको 2-2 काले पानी की सजा हुई और एक तरफ वो व्यक्ति है जो जेल में बैठ के पत्र लिखता था जिनको हम पंडित नेहरू कहते हैं। उनमें तुलना हो सकती है क्या? और जो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा, इनको सजा हुई है, अभी इनकी सजा माफ नहीं हुई है, अभी उस सजा पे स्टे हुआ है कि सजा भी इंप्लीमेंट नहीं होगी क्योंकि उच्च न्यायालय ने उसको स्वीकार कर लिया है उनके मत को। अगर उच्च न्यायालय भी सजा को कायम रखता है तो सजा हो जाएगी ना। अभी ये नहीं है कि कहीं वो बाइज्जत बरी थोड़ी हो गए हैं, केवल उस पे स्टे लगा है उस सजा पे। अगर उच्च न्यायालय ने भी ये कह दिया कि हाँ यही सजा है या वो सजा को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं
तो उसके आधार पर निर्णय होगा, परंतु वो कहीं बच गया ऐसा नहीं है। फिलहाल निम्न जो न्यायालय है उसने उनको सजा याफ्ता दोषी करार रखा हुआ है। निम्न न्यायालय का जो है उसके अनुसार वो दोषी है। उच्च न्यायालय ने उस पर स्टे दिया, अभी उच्च न्यायालय का निर्णय आएगा। मतलब निर्दोष नहीं कहा, अभी स्टे है। स्टे है, खाली इस सजा पे स्टे है जो सजा मिली है जी। अच्छा, अंतिम सवाल की तरफ। और वो स्टे भी इसलिए है कि 3 साल से नीचे की सजा है। अगर यही सजा 7 साल होती तो पहले आप कुछ सजा भुगतते, 1-1.5 साल जाके फिर कहीं आपको स्टे मिलता। अंतिम सवाल की तरफ जा रहा हूं मैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन की तैयारियां भाजपा में, कांग्रेस में हर जगह लगी हुई है। क्या जजपा आपके साथ 10 सीट में से कुछ सीटों पे लड़ेगी, या क्या आपका कहना है, जरूरत ही नहीं है? जजपा से हमारा कोई भी चुनाव के पहले का गठबंधन नहीं है। जजपा से जो हमारा गठबंधन हुआ, जो हमें सपोर्ट की सरकार में साथ, जो हमारा गठबंधन भी नहीं है जजपा से। जजपा जब हमारी सरकार में बनी, दूसरी मनोहर सरकार, उस समय उनका हमें समर्थन है। हमारा गठबंधन नहीं है। गठबंधन में और समर्थन में अंतर है। ओके। अगर 2024 में जी हम गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। पर्सनली आप क्या चाहते हैं? जवाहर यादव जी का क्या कहना कि हम नहीं लड़ेंगे, या हम उनके साथ लड़ना चाहेंगे? जवाहर यादव का ये कहना है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो भी मेरे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वो मेरा निर्णय है। डिप्लोमेट जवाब तो वही हो गया सर। नहीं, कार्यकर्ता की दायित्व ये है। आप मुझे मेरी पार्टी के जो मेरी जिम्मेवारी है उससे मुझे पथभ्रष्ट करना चाहते हैं क्या? नहीं सर, मैं तो फिर मेरा हर कार्यकर्ता का यही निर्णय है कि जो मेरी पार्टी का निर्णय वो मेरा निर्णय है। या मैं ये मान के चलूं कि आप उनको अलग ही लड़वाने में फायदा है, इसलिए उनको अलग ही लड़वाएंगे, साथ में रखने से नुकसान होगा? क्योंकि पिछली बार 10 सीटें आई थी, खुद के बलबूते पे आई थी, किसी के समर्थन से, गठबंधन से नहीं आई। अब दुष्यंत चौटाला जी आपको मिले जी, या दिग्विजय जी मिले जी, उनसे पूछ लिया कि जवाहर यादव जैसे आपको चुनाव लड़वाएंगे वैसे लड़ लेंगे क्या? अगर वो कहते हैं हाँ, तो फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या करना है। नहीं, आप अपने स्तर पर चाहते क्या है? मैंने तो बता दिया, जो मेरा केंद्रीय नेतृत्व चाहता है वो मैं चाहता हूं। अब अगर इनेलो भाजपा के साथ आना चाहे, कांग्रेस के साथ तो लगता नहीं कहीं दाल गल रही है, अगर वो भाजपा के साथ कहे चलो हम भाजपा के साथ, तो क्या भाजपा इनेलो का समर्थन लेगी? देखिए, हम 2014 से अधिक सीटें अपने दम पर जीतेंगे।